आ, अध्याय 16 होगा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 11 होगा। और पार्ट 11 के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय 16 को देखेंगे। अध्याय 16 आपको खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, अध्याय 16 आपको खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन है। इसके अंतर्गत यहाँ पर हम क्या इसके अंतर्गत देखिए 1919 खिलाफत अध्याय 16 खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन देखते हैं। 1919 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए थे। ये आंदोलन थे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दो आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि की बात यहाँ देखिए, पृष्ठभूमि की बात आपको यहाँ की गई। देखिए इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग के लोग, दस्तकार, मजदूर सभी महंगाई से परेशान हो गए। खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया था, लोग करों के बोझ से दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई। सूखे, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। रोलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ का आरोप, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य रवैयों को उजागर कर दिया। पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की कृतियों को उचित ठहराया गया था तथा मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड को धनराशि की धनराशि एकत्र किए। सारी गतिविधि अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के पर्याप्त थे। 1919 के मॉन्टेगू चर्चिल सुधारों का वास्तविक मकसद द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना था। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों अत्यंत निराशा हुई। विश्व युद्ध के पश्चात हुई कई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। प्राय के लखनऊ समझौता 1916 था। इससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ा। रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू तथा मुसलमान भी एक दूसरे के करीब आ गए। मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान एवं हसन इमाम इत्यादि अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादियों ने भी उग्रवादी राष्ट्रवाद की वकालत की तरह राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। वे समाज विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे तथा समाजवादी रास्ता को समाप्त करना चाहते थे। इन सभी गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। खिलाफत का मुद्दा देखिए यहाँ पर क्या, खिलाफत का मुद्दा की बात यहाँ पर करते हैं। एक बार फिर देखिए पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की कृतियों को उचित ठहराया गया था। मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्र की। ये सारी गतिविधि अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के पर्याप्त था।
देखिए आप एक खास बात देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद विद्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, ना कि जनता को राहत पहुंचाना था। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। विश्व युद्ध के पश्चात विश्व युद्ध के पश्चात हुए हुए कई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। पहले के लखनऊ समझौता 1917, इससे कांग्रेस समझौता देखिए लखनऊ समझौता 1916, इससे कांग्रेस का मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ा। दूसरा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू तथा मुसलमान भी एक दूसरे के करीब आ गए। तीसरा देखिए मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान एवं हसन इमाम इत्यादि अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, जिनके देखिए जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादियों ने उग्रवादी राष्ट्रवाद की वकालत की तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। वे समाज विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे तथा समाजवादी दास्ता को समाप्त करना चाहते थे। इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ है, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। खिलाफत का मुद्दा देखिए यहाँ पर खिलाफत के मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी तक उन मुस्लिम शरणार्थियों की मत तुलना उन मुस्लिम शरणार्थियों की मत सुलभ बना दिया, जिनमें धीरे धीरे क्या देखिए जिनमें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए। न केवल भारतीय मुसलमान अपितु संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। अतः युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की को विभाजित कर दिया गया था, खलीफा को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन की इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों को रोष की लहर दौड़ गई। भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन की इस कदम की तीव्र आलोचना की। अंग्रेजों के सम्मुख निम्न मांगे रखी। पहले देखिए मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया है। दूसरा, खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भूक्षेत्र प्रदान किया है। 1919 के प्रारंभ अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब खिलाफत का विकास देखिए असहयोग का कार्यक्रम। कुछ समय तक खिलाफत नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाओं, धरनों एवं याचिकाओं तक ही सीमित है, किंतु बाद में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाए तथा अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार खिलाफत का रुख धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्धोपरांत संधि की शर्त जब तक तुर्की का अनुकूल नहीं बनाई जाएगी, तब तक वे सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थी, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया देखिए। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया देखिए। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि देखिए यहाँ पे यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस का सहयोग अत्यंत आवश्यक था। हालांकि गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्थित थे। तथा इस मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। फिर बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। साथ ही वे सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति भी आशंकित थे। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की
विशेषताओं से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास किया, तथा इसकी खूबियों तथा इसकी खूबियों के संबंध में उनकी उसकी देखिए तथा एक प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की विशिष्टताओं से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास किया, तथा इसकी खूबियों के संबंध में उनकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। इसके साथ उन्होंने खिलाफत के मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझाया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया गया। यद्यपि बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई था, उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकार प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर रचित आरोप अपनाने तथा गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। पहले यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम एक समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने के स्वर्णिम अवसर है। तथा इस प्रकार अब समाज के विभिन्न वर्ग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, शिल्पकार, पूर्वी पूंजीपति, जनजातियां, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी इत्यादि के लोगों ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया तथा अपनी दुर्दशा के लिए उसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा ली। संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उसका मोहभंग हो गया था। कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित था कि भारतीय अपने असंतोष के व्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में थे। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन देखिए यहाँ पर क्या राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया। असहयोग खिलाफत आंदोलन यहाँ पर देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन की बात यहाँ करते हैं। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की तथा उनसे खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ नहीं हुआ। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का मुद्दा गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे। तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन स्कूलों, कॉलेज तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। गांधी जी का आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। देखिए यहाँ पर 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। शुरुआत की देखिए यहाँ पर 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन कांग्रेस ने पंजाब में खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग का कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए। पहला, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। दूसरा, न्यायालयों का बहिष्कार। तीसरा, तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य। विधान परिषदों का बहिष्कार। यद्यपि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं मतभेद थे तथा वे इस कार्यक्रम को असहयोग कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का विरोध कर रहे थे। विरोधियों में सबसे प्रमुख नाम को सी आर दास का था। कुछ ही दिनों नवंबर 1920 में कुछ ही दिनों बाद विधान परिषद चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन पालन किया और चुनाव का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने भी इन चुनाव में भाग नहीं लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। इसके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा चरखा कातने को भी प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का परित्याग। सरकारी सेवाओं का परित्याग। सरकारी करों का भुगतान न करना। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। सैनिक, मजदूर एवं क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए न जाना। देखिए संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने तथा अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया गया। पूरे कार्यक्रम अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में। इस अधिवेशन को पर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। दूसरा, कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति
को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस पर कांग्रेस ने संवैधानिक दायरों में से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। दूसरा तीसरा देखिए, कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। अब कांग्रेस के घर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन आपको नागपुर में, इस अधिवेशन आपको पर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से स्वराज न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस पर कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। देखिए, जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। और कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति CWC की गठित की गई। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषा आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। गाँव और कस्बों में भी कांग्रेस उपसमितियों या समितियों का गठन किया गया। सदस्यता फीस 4 आना सदस्यता फीस आपको 4 आना साल कर दी गई। अब क्या गांधी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्रांतिकारियों के संगठनों में मुख्यतः बंगाल क्रांतिकारी संगठन कांग्रेस के कार्यक्रम पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कापरे GS कापरे एवं BC पार्क ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। जबकि सूर्यनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर लिया था। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र रखा गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन करने तक खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया। इसके पश्चात वर्ष 1921 और वर्ष 1922 में पूरे देश में इसे अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली। अब देखिए, आंदोलन का प्रसार हम देखें क्या आंदोलन का प्रसार देखिए। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधु के साथ पूरे देश का दौरा किया। सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया था। सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया था। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना नाता तोड़ ले। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य बन गए। जामिया मिलिया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब, बम्बई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम में भी इस कार्यक्रम अमल किया गया। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। विदेशी कपड़ों के सार्वजनिक रूप से होली जलाया गया था। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घर का आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने भी दिए गए। विदेशी शराब की दुकानों तारी की दुकानों पर धरने आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद का पद लौटा दिया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को कोष इकट्ठा करने का आदेश दिया। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और उसमें 1 करोड़ रुपये ज़्यादा धन एकत्रित किया गया। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं समानांतर पुलिस की तरह कार्य करने लगी। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधु ने घोषणा की कि किसी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, अतः सभी मुसलमानों को सेना से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके कारण कुछ सितंबर में अली बंधु को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 4 अक्टूबर को गांधी ने कांग्रेस के 27 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बयान जारी कर अली बंधु के बयान की पुष्टि की था। सभी भारतीय नागरिकों और सैनिकों से उपनिवेशी शासन से सभी प्रकार के संबंध तोड़ लेने का आह्वान किया। दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित करने को कहा गया। इसके पश्चात कांग्रेस
स्थानीय कांग्रेस समितियों की इजाज़त दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा के तैयार वे आंदोलन प्रारंभ कर सकते। इस समय मिदनापुर बंगाल तथा गुंटूर आंध्र प्रदेश के चिराला पिराला तथा पेडांडी पाडुर तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन पहले से चल रहा था। असम में चाय बागानों के मजदूरों, स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर तथा असम बंगाल के रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। बंगाल के राष्ट्रवादी नेता JM सेनगुप्ता ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में विभिन्न स्थानों पर हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे बम्बई समेत कई स्थानों देखिए अब इसके पश्चात कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों की इजाज़त ये हो चुका है कि यहाँ पर देखिए कि इसके साथ असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था। इसके कई स्थानीय आंदोलनों ने इसमें और ऊर्जा भर दी। इसमें अवध किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश एका आंदोलन, उत्तर प्रदेश मोपरा विद्रोह, मालावा तथा पंजाब से महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण था। अब की जन प्रतिक्रिया देखिए आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। मध्यम वर्ग मध्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन के प्रारंभ में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन गांधी जी कार्यक्रम को लेकर वे अधिक स्पष्ट नहीं थे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो अभिजात राजनीति के केंद्र थे, जैसे स्थानों पर गांधी जी के आह्वान का प्रत्युत्तर बेहद सीमित था। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देने, उपाधियों को टालना इत्यादि जैसे उनके आह्वान को हल्के में लिया गया। भारतीय राजनीति अपेक्षाकृत नवागंतुकों ने आंदोलन में अपने हितों एवं महत्वाकांक्षाओं को ढूंढा। फिर बिहार में राजेंद्र प्रसाद और गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलनों को ठोस समर्थन प्रदान किया और वस्तुतः उनके जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध लड़ाई में असहयोग को उग्रवाद के समर्थ राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा। अब देखिए व्यावसायिक वर्ग यहाँ पर देखिए क्या कि व्यावसायिक वर्ग आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यावसायिक संघ से समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवाद द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल से लाभ हुआ था। लेकिन बड़े उद्योगपतियों के एक वर्ग इस आंदोलन के प्रति संशयवादी रहा। उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक असंतोष, विद्रोह का भय था। किसान देखिए इस आंदोलन में किसानों की सहभागिता व्यापक थी। यद्यपि कांग्रेस वर्ग संघर्ष के खिलाफ थी, लोगों ने इसमें बाधा को हटा दिया। बिहार में निम्न एवं ऊंची जाति के बीच का छूत अछूत का मामला असहयोग आंदोलन में लुप्त हो गया। सामान्यतः किसान भूमिपतियों एवं व्यापारियों के विरुद्ध हो गया। इस आंदोलन ने परेशान जनता को ब्रिटिश शासन और साथ ही साथ भारतीय के स्वामियों, भूमिपतियों के एवं व्यापारियों के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। विद्यार्थियों ने आपको आंदोलन में सक्रिय एवं भूमिका निभाई और उनमें से अधिकतर ने सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश के लिए अधिक काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया एवं अन्य जैसे नवीन स्थापित संस्थानों ने कई विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। आप देखिए महिलाओं ने पर्दा प्रथा त्याग कर तुरक फंड अपने आभूषण दान दिए। उन्होंने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया और विदेशी कपड़े एवं शराब बेचने के द्वारा दुकानों के आगे धरना दिए। हिंदू मुस्लिम एकता देखिए मोपरा विद्रोह उपद्रव जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों के आंदोलन में एक व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन एक बड़ी झलक थी। कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में दो तिहाई थे। कई स्थान पर यहाँ की कई और इस प्रकार सहभागिता न थी। अब यहाँ कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में 2 तिहाई मुसलमान थे और इस प्रकार की सहभागिता न तो अतीत में और न ही भविष्य में देखने को मिली। आंदोलन में गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने मस्जिद से मुसलमान संप्रदाय को संबोधित किया और यहाँ तक गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें बिना आंखों पट्टी बांधे मुस्लिम महिलाओं की जनसभा को संबोधित करने का संबोधित करने की अनुमति दी गई। देखिए यहाँ पर जनता को संबोधित करने की अनुमति दी गई। फिर देखिए यहाँ पर क्या बिना आंखों पट्टी बांधे मुस्लिम महिलाओं की जनसभा को संबोधित करने की अनुमति दी गई। सरकार की प्रतिक्रिया मई 1921 में गांधी जी तथा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग की मध्य वार्ता आयोजित की। इस वार्ता में रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की कि अली बंधुओं अपने इस भाषण को वापस लेने का आग्रह करे, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफत नेताओं को मतदार पैदा करने की कोशिश करता। उन्होंने सरकार की मांग को ठुकरा दिया। इसके पश्चात दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। गांधी जी समेत अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
आंदोलन का देखिए अंतिम चरण देखिए अब ऊपर उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के छेड़ने के दबाव पड़ने लगा। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष हालांकि सियालदास थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम देखिए हकीम हकीम अजमल खान हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में क्या देखिए यहाँ पर इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। उधर सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील तथा गांधी जी द्वारा वायसराय को लिखे गए पत्र का भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन छोड़ने के बाद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या कि प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी तो वे देशव्यापी होने वाले आंदोलन छोड़ने के बाद हो जाएगी। इस देखिए यह आंदोलन देखिए यहाँ पर क्या यह आंदोलन शुरू के बाद तलाकवास प्रारंभ होने वाला आंदोलन था, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही चोरी चोरा की घटनाएं घोल गई था, संपूर्ण परिदृश्य बदल गए। चोरी चोरा कांड देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक एक छोटे से गांव में हुई एक घटना ने इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज कर दिया। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी, गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सामने अवज्ञा आंदोलन भी 6 साल के लिए स्थगित हो गया। स्वयं सेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध करने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस के परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलीबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने मार डाला और पुनः आग में फेंक दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखित हुए और उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। साथ ही प्रस्ताव में कई राजनीतिक कार्यों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इनमें खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना, शराबबंदी के समर्थन में अभियान, अस्पृश्यता को उन्मूलन अभियान, हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अनेक राष्ट्रवादी नेता जैसे यथा सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी अमीर वर्ग के हितों के संरक्षण थे। यहाँ देखिए क्या कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी अमीर वर्ग के हितों के संरक्षक और गांधी जी अमीर वर्ग के हितों के संरक्षक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले जाने के कारण उनका अहिंसा सिद्धांत है, अपितु उनके द्वारा यह महसूस किया जाना था कि भारतीय अब जुझारू संघर्ष की ओर आकर्षित हो रहे थे तथा समाजवादी शासन से लुढ़ा लेने का मन बना चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय आंदोलन का बारूद उनके हाथों से निकाल कर हिंसा के सिद्धांत में विश्वास करने वाले तत्वों के हाथ में जाने वाली है। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा के सिद्धांत में विश्वास राष्ट्रीय आंदोलन के बाद उनके हाथों से निकाल कर हिंसा किया गया। उनके हाथों से निकाल कर हिंसा के सिद्धांत में विश्वास करने वाले तत्वों के हाथ में आ जाने वाली। देखिए यहाँ पे फिर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के बाद उनके हाथों से निकल कर हिंसा के सिद्धांत में विश्वास करने वाले तत्वों के हाथ में आ जाने वाली है। उन्होंने महसूस किया कि भूस्वामी और पूंजीपति के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन्हीं के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस आंदोलन वापस लेने के पश्चात भी किसानों को कर और काश्तकारों को लगान देने को कहा, जो यह सिद्ध करता है कि वे जमींदारों और भूस्वामी के हितों के पक्षधर थे। उन्होंने ऐसे समय पर आंदोलन वापस लिया जब जनता स्वयं उपनिवेशी शासन का प्रहार करने के बिल्कुल एक मिनट देखिए यहाँ पर करने को विचार करने पर देखिए आपको प्रहार करने को बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ये बात मार्क्सवादी व्याख्या में कहा गया था। मैं हर प्रकार का दमन और हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु को वर्ण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात महात्मा गांधी ने 16 फरवरी 1922 को कहा था। अधिक विचार में क्या जब बहादुर साहब अपने चरम बिंदु पर था आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। कांग्रेस के प्रमुख नायक महात्मा गांधी के सहयोगी देशबंधु चित्तरंजन दास में थे। देखिए गांधी जी इस घोषणा से भौचक्के रह गए थे। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या इसमें जो कहा गया
देखिए इसमें जो अनेक राष्ट्रवादी नेता जैसे सियाल दास मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की। मार्च 1922 में गांधी जी मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कानून के उल्लंघन का एक विचारपूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहाँ सजा पा सकता हूँ। और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्ची नारी का एक प्रथम कर्तव्य। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस है। गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। गांधी जी आंदोलन वापस क्यों लिया? अब यहाँ देखिए क्या कि गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीयों ने अहिंसा के सिद्धांत को जारी अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह सीखा नहीं है। अच्छी तरह नहीं सीखा है या पूर्ण रूप से उसे वे नहीं समझ सके हैं। उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि आंदोलन की बारूद उनके हाथों से निकल हिंसक हाथों में जाने वाली है। फिर आपको देखिए उन्हें लगा कि आंदोलन की बारूद उनके हाथों से निकलकर हिंसक हाथों में जाने वाली। उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है। इसके पीछे सरकार यह तर्क दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लेना उसकी व्यवस्था थी। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्रवाई से अहिंसक असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। गांधी जी का अहिंसक आंदोलन की रणनीति यह थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि उपनिवेशीय सरकार दमन का सहारा लेगी तो भावनात्मक तौर पर भारतीय इसके विरुद्ध हो जाएंगे। सरकार का वास्तविक अनावृत हो जाएगा। आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ या थकाने वाला बन रहा था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि सरकार किसी प्रकार समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं था। इन परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चले आंदोलन को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता था। देखिए इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। खलीफा का पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर विधिक व्यवस्था की स्थापना की गई। महिलाओं को व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब आधुनिक उद्योग एवं कृषि को प्रोत्साहित किया। 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन देखिए। मूल्यांकन देखिए। इस आंदोलन आपको सारी मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित किया किंतु कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनजातीय सांप्रदायिकरण भी किया। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया किंतु बाद में के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन देखिए पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सौहार्द का बरकरार था। यह चीज़ आपको बरकरार न रह सके। इस आंदोलन के नेता मुसलमानों की धार्मिक तथा राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के रूप में विकसित करने में भी असफल है। अशोक आंदोलन पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ चुनिंदा लोगों की ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन के देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला था। कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती लगे। आंदोलन में समाज के हर वर्ग जैसे था कृषक, शहरी ग्रामीण दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित किया था। उनमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। देखिए आंदोलन ने यह सिद्ध करते भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते तथा गुलामी दास्तान से मुक्ति पाने तो राष्ट्र का प्रत्येक नारी संघर्ष कर सकता है। इस अंग्रेजों की भ्रांत धारणा भी टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है। दास्ता की त्रासदी को अपने भाग की नियति मानते थे। उपनिवेशी शासन दो मिथ्या अवधारणा पर आधारित है। देखिए आधारित है।
और क्या कि दो मिथ्या अवधारणाओं पर आधारित था। पहला कि यह विदेशी भारतीयों के हितों में था। दूसरा यह कि वे अजय है, इस तथा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रथम मिथ्या को नरमपंथी राष्ट्रपति सरकार के आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति उजागर करके पहले तोड़ दिया था। दूसरे मिथ्या को इस आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा कई चुनौती दी तथा इसकी जड़ों को हिला कर रख दिया था। इस प्रकार आंदोलन के पश्चात भारतीयों का भारतीय समाजवादी देखिए आप क्या इस प्रकार आंदोलन के पश्चात भारतीयों का समाजवादी आंदोलन प्रमुख समाजवादी शासन भाई जाता रहा तथा बतावे स्वतंत्रता प्राप्ति का बतावे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति पूर्ण रूप से ललायत हो गए थे। देखिए शरारत के खिलाफत असहयोग आंदोलन देखिए 3 मांगे। देखिए पहला मांग क्या तुर्की के साथ संबंध का व्यवहार है। दूसरा देखिए सरकारी पंजाब में देखिए दूसरा देखिए सरकारी पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे। फिर तीसरा आपको देखिए स्वराज की स्थापना। प्रयुक्त की गई तकनीक है। देखिए ये सरकारी शिक्षण संस्थाएं, सरकारी न्यायालय एवं शिक्षण संस्थाएं अभी भी चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ देखिए क्या कि हम सरकारी शिक्षण जैसे सरकारी न्यायालय नगर पालिका सरकारी सेवाओं शराब तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं एवं पंचायतों की स्थापना एवं खादी के कपड़ों का बहिष्कार, बहिष्कार राष्ट्रीय मिशन संस्थाओं एवं पंचायतों की अदायगी, पंचायतों की स्थापना नहीं बल्कि पंचायतों की पंचायतों की स्थापना एवं खादी के उपयोग को प्रोत्साहन। आंदोलन के तृतीय चरण में देखिए तृतीय चरण को करना अदायगी कार्यक्रम बनाया गया। कांग्रेस का आपको कांग्रेस का आपको अधिवेशन दिसंबर 1956 देखिए कांग्रेस ने सैद्धांतिक तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। आंदोलन का प्रसार देखिए जनप्रतिक्रिया माध्यमिक वर्ग हो गया और किसान हो गया। फिर आपको देखिए खिलाफत एवं अशोक आंदोलन में क्या कि विद्यार्थी हो गए, महिलाएं हो गए, हिंदू मुस्लिम एकता देखिए इसमें आंदोलन की अति प्रक्रिया दिखा दीजिए। फिर आपको आगे आपका 5 चोरी चोरा कांड फिर देखिए क्या कि चोरी चोरा कांड 5/1922 को क्रुद्ध भीड़ द्वारा हिंसक घटना जिसके चलते देखिए क्या जिसके चलते आंदोलन अपना वापस ले लिया। क्या कि क्रुद्ध भीड़ द्वारा हिंसक घटना जिसके चलते गांधी जी ने क्रुद्ध तेल वापस ले लिया। आज के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। फिर गांधी जी ने फरवरी 1920 में असहयोग आंदोलन देखिए गांधी जी के खिलाफ आंदोलन वापस लिया। फिर देखिए आपको क्या गांधी खिलाफत और असहयोग आंदोलन का पुनः मूल्यांकन, खिलाफत और असहयोग मूल्यांकन उसका देखिए आपको अध्याय 17 जो आपको है वो आपका 1920 के दशक में सर्वव्यापी 1920 के दशक को सर्वव्यापी विचार एवं अन्य प्रतिक्रिया शक्ति आपको यहाँ पर है। आपको आगे यहाँ पर कहा गया